अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर रहमान है और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट बायोलॉजी का एक टॉपिक है। अ, देखें, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रोटीन की जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसकी चार किस्म के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो लीनियर वे में मतलब सीधी चेन बना रहे होते हैं जुड़कर। इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ, तीसरा। इस तरह से तमाम जितने भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं वो एक लीनियर चेन बनाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर। और इनके दरमियान जो बॉन्ड हमें नज़र आता है वो पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आता है। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड एक्टिव नहीं होता, सिर्फ एक ही किस्म का बॉन्ड जो है वो दूसरे दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान नज़र आता है। तो इस वजह से हम इसको प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी होती है। इसकी एग्जांपल जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन एक हार्मोन है, जो कि ब्लड ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है लीवर में स्टोर करता है द ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हमें लीनियर नज़र आता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो शेप होती है वो स्पायरली कॉइल्ड होती है। स्पायरली कॉइल्ड का मतलब क्या है? ये तो हमें सीधी चेन नज़र आ रही थी। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये हमें इस तरह से स्प्रिंग की तरह नज़र आता है। स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो स्प्रिंग की तरह के स्ट्रक्चर को, इस चेन को हम हेलिक्स भी कहते हैं। हेलिक्स भी कहते हैं। ठीक है। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें दो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड भी नज़र आता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी यहाँ पर कुछ बॉन्ड होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं और जिनकी वजह से ये हेलिक्स बनता है, ये स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी जो है ये हेलिक्स बन जाता है। तो इसमें जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी एक्टिव होता है, और एक तीसरे किस्म का बॉन्ड होता है जैसे सल्फाइड बॉन्ड होता है। मतलब ऐसी प्रोटीन के अंदर, ऐसे अमाइनो प्रोटीन के अमाइनो एसिड में सल्फर भी मौजूद होता है और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड होता है सल्फाइड बॉन्ड, वो भी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह की प्रोटीन जो है हमें हेयर में नज़र आती है, हमारे बालों के अंदर। हालांकि बाल सीधे नज़र आते हैं, लेकिन इनके जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरह का हेलिकल प्रोटीन चेन हमें नज़र आएगी। और स्पाइडर वेब की जो प्रोटीन होती है वो भी हमें इसी तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तीसरे टाइप की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन होती है वो थ्री डायमेंशनल फोल्ड की फॉर्म में आ जाती है। मतलब ये तो आपको नज़र आ रहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि ये फोल्ड होकर जो है एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रही है। अभी मज़ीद फोल्ड अगर हो जाती है, मज़ीद फोल्ड का मतलब इस तरह से अगर ये फोल्ड हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर, ये थ्री डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बन गया है। इसके अंदर आपको फोल्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, ये फोल्ड्स हैं। ठीक है। अब सुपर फोल्ड्स भी इसके अंदर नज़र आएंगे। अब ये सुपर फोल्ड है, फोल्ड के अंदर फोल्ड। तो इस तरह का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का बनता है तो इसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है पेप्टाइड बॉन्ड भी एक्टिव होता है। हमें पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान नजर आता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक्टिव होता है। उसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी एक्टिव होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी एक्टिव होता है। इतने सारे बॉन्ड एक्टिव होते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड्स जो हैं एक दूसरे अमाइनो एसिड को जो वो खींच रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। इसकी वजह से ये एक फोल्ड और सुपर फोल्ड्स हमें नज़र आते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नज़र आता है। इस तरह की जो प्रोटीन है वो लाइसोसोम एक एंजाइम है, लाइसोजाइम, जो कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14 में, जो कि इम्यून सिस्टम में काम आता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है। तो इस तरह की इस लाइसोजाइम के अंदर जो है जो प्रोटीन मौजूद होती है, क्योंकि जो ये एंजाइम है और एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस होता है, तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो टर्शरी प्रोटीन होती है। अ, उसके बाद एक स्ट्रक्चर है और होता है, वो है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन की चेन है जिस जिस जैसे जो से हमने डिस्कस किया है कि वो
टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर कोई और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिसाल के तौर पर ये एक है, ठीक है, टर्शरी लगा लेते हैं, ये टर्शरी एक चेन, और इसी तरह की या इससे अलग कोई और टर्शरी चेन आती है, वो इसके साथ आकर जुड़ जाती है, ठीक है, दूसरे दिखा दूँ, ठीक है। अब ये दो आपको टर्शरी चेन नज़र आई, और दो इस तरह से एक टर्शरी चेन और आती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, वो आपस में आकर जुड़ जाती हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में हम क्या देखते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 किस्म की जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 4 किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। 2 होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा, ठीक। तो ये अल्फा और बीटा जो है, ये 2 अल्फा हो गई मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये 2 अल्फा चेन हो गई, और ये 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये आपस में मिल जाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएटेड हैं, जिसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिस तरह के हीमोग्लोबिन के अंदर हमें नज़र आता है। अब हम इसका फंक्शन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि हमारी बुक में मौजूद है। तो ये जो है आपको नज़र आ रहा है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो है वो लीनियर वे के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो एक बॉन्ड है, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड हमें नज़र आ रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज नज़र आ रही है। इसी तरह से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखिए प्रोटीन की जो चेन है वो स्पाइरल वे के अंदर कन्वर्ट हो गई है, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है इसने, क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक्टिव हो गया है अमाइनो एसिड के दरमियान। हाइड्रोजन बॉन्ड भी अमाइनो एसिड को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, और उसके अलावा सल्फाइड बॉन्ड भी एक दूसरे को अमाइनो एसिड को एक दूसरे के पास लेकर आ रहा है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, तीसरे टाइप का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिखाया गया है, टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। ये टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर देखें आपको 3 डायमेंशनल फोल्डिंग नज़र आ रही है इस तरह की, मतलब मजीद इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चेन इससे भी ज़्यादा मुड़ जाती है। मतलब इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इसमें सल्फाइड है, इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड, तमाम किस्म के बॉन्ड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अमाइनो एसिड को इस कदर एक दूसरे के साथ जो है मिलाने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट कर लेती है, और इसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है, ये प्रोटीन चेन आपको दिखाया, ये सेकेंडरी चेन है, ये मजीद जो है ये फोल्ड हुई हुई है, और इसके दरमियान ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये बॉन्ड कुछ हो कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखाया गया है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन होती है, इसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 चेन होती हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मतलब 4 किस्म की प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। 2 जो चेन होती हैं वो अल्फ़ा, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फ़ा कहलाती हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें नजर आ रही है, देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि टर्शरी फॉर्म में थी, ये अल्फा एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, और इनके साथ जो है 2 बीटा भी एसोसिएटेड हो जाती है, 2 बीटा एसोसिएटेड हो। तो यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आकर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो रही है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, जो कि हमें हीमोग्लोबिन के अंदर नजर आता है और दूसरी प्रोटीन पे भी नजर आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो भी हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखे हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और केमिकल के साथ। अगर हम इन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें या ट्रीट करें हाई टेम्परेचर के साथ, या फिर केमिकल अप्लाई करें, तो इनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। जो स्ट्रक्चर की शेप नज़र आ रही है हमें,
ये ख़राब हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसुलिन की जो शेप है वो क्या है, प्राइमरी है। अगर इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर दें या फिर केमिकल अप्लाई करें तो हो सकता है प्राइमरी की ना रहे, इसकी शेप प्राइमरी की जगह सेकेंडरी बन जाए या कोई और जो है वो शेप अडॉप्ट कर ले। तो एक्चुअली जो प्रोटीन का फंक्शन है वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के साथ साथ उसकी शेप पर भी डिपेंड करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की शेप पर भी डिपेंड करता है। तो अगर इसकी शेप खराब हो जाती है तो फिर क्या होता है, शेप अगर खराब हो जाएगी देन इसका फंक्शन भी खराब हो जाएगा। तो शेप खराब होने प्रोटीन की जो शेप है प्रोटीन चेन की उसकी शेप खराब होने के प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। अब ज़्यादातर जो डीनेचुरेशन है वो दोबारा रीनेचर हो सकती है प्रोटीन अगर इन्वायरमेंट रिस्टोर हो जाए। इन्वायरमेंट जो है दोबारा नॉर्मल की तरफ अगर आ जाती है देन ये जो है दोबारा रिस्टोर हो सकती है इसकी शेप। अच्छा, प्रोटीन जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर हमने ये देखा हीमोग्लोबिन के अंदर जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो अगर तो सेम टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन किसी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मौजूद हो तो ऐसी क्वाटर्नरी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, होमोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अगर सेम टाइप के मौजूद नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दो अल्फा हैं और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेम टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएटेड नहीं, तो ऐसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को हम हेट्रोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो हम फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, प्रोटीन का जो फंक्शन है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन है उसका जो ग्रीक मीनिंग है वो फर्स्ट रैंक इसकी मीनिंग बनती है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के मुकाबले में प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि एक तो जो हमारा ड्राई मास होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती है। और अगर हम एक टिपिकल मेमलियन सेल को देखें तो एक वक्त में 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन हमें एक जो है मेमलियन सेल के अंदर एक वक्त में मिलती हैं। और जिनका 10,000 प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है 10,000 किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं उस वक्त। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। तो टिपिकली हम देखते हैं प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रोटीन सेल के अंदर एक स्ट्रक्चरल केबल के तौर पर काम करती है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मिसाल मान लें कि ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल की जो शेप है वो हमें इंटैक्ट नज़र आती है ड्यू टू सम केबल्स। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मौजूद होते हैं, कुछ केबल्स मौजूद होती हैं जो कि इसके इसके शेप को जो है वो इंटैक्ट रखती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी अपनी बॉडी है, हमारी अपनी बॉडी में हम देखते हैं हमारी एक खास किस्म की बॉडी की शेप है जो कि हमारे स्केलेटन की वजह से। अगर सेल का स्केलेटन हम देखें तो वो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम स्ट्रक्चरल केबल्स कहते हैं। इन स्ट्रक्चरल केबल्स पर एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल केबल्स जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं। दूसरा जो सेल के ऑर्गन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है इन्हीं स्ट्रक्चरल केबल्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये रेलवे लाइंस का भी काम करते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है। अच्छा, अब एज एन एंजाइम भी हमारे सेल के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। और प्रोटीन जो है मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं जिसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं वो सारे एंजाइमेटिक होते हैं और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस है और उसके अंदर भी सारा एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम एंजाइम देखते हैं और ये एंजाइम के बगैर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकता। प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर या जीन एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करती है। हार्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन को जब पता चलता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गई है तो वो जाता है लीवर के पास और लीवर से कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो कि आपने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करनी है। और ग्लूकोज शुगर को जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल दोबारा आ जाता है।
इसी तरह ग्रोथ फैक्टर्स कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी ग्रोथ में मदद करती हैं, इन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। और उसके अलावा जीन एक्टिवेटर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पोर्शंस लगे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन। क्रोमोसोम के कुछ पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अब इन जीन्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक कोई प्रोटीन आकर इसको एक्टिवेट ना कर दे। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगी तब तक ये अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जीन। तो प्रोटीन एज अ की काम करती है और इसके फंक्शन को जो है ऑन करती है, और जिसे हम जीन एक्टिवेशन कहते हैं। तो प्रोटीन जो है जीन एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करती है। उसके अलावा हमारे पास जो है हम सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो कि बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी हमें कुछ प्रोटीन नज़र आती है, दो किस्म की प्रोटीन नज़र आती है। एक वो प्रोटीन होती है जो कि हमें सरफेस से बाहर निकली हुई नज़र आती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और एक वो प्रोटीन जो कि हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नज़र आती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। तो ये प्रोटीन मिलकर चैनल्स भी बनाती हैं, और ये चैनल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होने देते हैं या फिर उसको रोकते हैं। तो एक रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है प्रोटीन से, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना है, कौन सा नहीं जाना। उसके अलावा हम हमारे इम्यून सिस्टम में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम में काम करती है। इनमें सबसे पहले एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ ऐसी ऐसी प्रोटीन होती है जो कि हमारे सेल्स के ऊपर एक लगी होती है, और ये बैक्टीरिया वायरस जो बाहर से आते हैं उन बैक्टीरिया वायरस को पहचानने का काम करती है। और उसके अलावा दूसरी जो टाइप की प्रोटीन है वो है एंटीजन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काम करती है, जो कि बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब सेल के अंदर एंटर होता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल लगा होता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। ये एक्चुअली एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ज़रिए हमारी एंटीबॉडीज़ या जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम के सेल इसको पहचानते हैं बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया को पहचानते कहाँ से हैं, इसकी एंटीजन से पहचानते, जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है। उसके बाद फिब्रिन है। फिब्रिन एक ऐसी प्रोटीन है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर ब्लड वेसल्स अगर लीक हो जाती है तो लीक होने की वजह से यहाँ से ब्लड निकल सकता है। ठीक है। जैसे ही ब्लड वेसल लीक होती है तो यहाँ पर कुछ प्लेटलेट्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं और इस लीकेज को जो है वो ख़त्म करते हैं। अब ये प्लेटलेट्स के दरमियान जो प्लेटलेट्स को जोड़ने का काम करती है प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम फिब्रिन कहते हैं। ठीक है। इन प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ देती है, एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है, और इस तरह से ये जो एरिया है, लीक्ड एरिया है, ये रिपेयर हो जाता है। सो दैट्स इट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।